हेलो दोस्तों, उम्मीद है ठीक होंगे आप। तो पिछले लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस करा था कक्षक और कक्षक की आकृति के बारे में। कक्षक क्या होते हैं, इनकी आकृति कैसी होती है, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जी हाँ, क्वांटम संख्याओं के बारे में कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं बेटा, और क्वांटम संख्याओं को निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकालते हैं, इसका यूज कहाँ किया जाता है। क्वांटम संख्या बोर्ड से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत खास है। कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में नीट में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, उसे भी हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं बेटा। क्वांटम संख्याएं तो बहुत ही सिंपल और साधारण सी बात है। क्वांटम संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है, हाँ, जिनकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में पूर्ण जानकारी देती हैं। ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में पूरी जानकारी देती हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याओं को हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए डाक का कार्य करती है। जो डाकिया होता है ना, डाकिया होता है, हाँ, आपको जब कोई भी चीज पोस्ट करनी होती है तो डाकिया को हर एक चीज बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई चीज पोस्ट करनी है दिल्ली में, तो अब मैं क्या कहूंगा कि भाई कौन से स्टेट, सबसे पहले स्टेट पूछा जाएगा, इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है, हम कहेंगे दिल्ली है। दिल्ली में भाई हमारे पास क्या पूछा जाएगा बेटा, जो स्टेट है उसके जिला पूछा जाएगा कि वो कौन से जिले में है। समझ पा रहे हो, तो कौन से जिले में, फिर जिले में भी हमें बताना पड़ेगा कौन से गांव में या कौन से हमारे पास उस जिले के अंदर कौन से मतलब मोहल्ले वगैरह में है। और फिर वो भी बताने के बाद हमें बताना पड़ता है बेटा कि उसका मकान नंबर क्या है, तब डाकिया वहां तक पहुंचता है। तो हर एक चीज बतानी होती है। ऐसे ही यहाँ पर क्वांटम संख्याएं होती है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में हर एक चीज की इंफॉर्मेशन देती है, बस उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, आप सब जानते होंगे। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विविंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। अगर मैं कहूं जो हमारे पास नॉर्मली बात अगर हम करें, जो मुख्य क्वांटम संख्या वो बताती है कक्षक का आकार, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से कितनी दूर पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है, कक्षक का आकार बताती है। अगर मैं द्विविंशीय क्वांटम संख्या की बात करूं तो ये बताती है हमें उपकोष और साथ में कक्षक की आकृति, कौन से उपकोष में है और उस उपकोष की आकृति कैसी है, इस चीज के बारे में बताती है। अगर चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करें तो ये कक्षक के अभिविन्यास को बताती है कि वो जो कक्षक, वो जो कोश है उसके अंदर कई कक्षक है, तो कौन से वाले कक्षक के अंदर है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, ये बताती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चक्रण क्वांटम संख्या में क्या इन्फॉर्म करती है बेटा, कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे चक्रण कर रहा है, वो घड़ी की दिशा में चक्रण कर रहा है या घड़ी की विपरीत दिशा में चक्रण कर रहा है। इन सब चीजों के बारे में हमें क्वांटम संख्या बताती है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताती है ये सारी क्वांटम संख्या। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो चलिए देखते हैं बेटा क्वांटम संख्या क्या है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति हम कह सकते हैं नाभिक से दूरी, कक्षक की आकृति और चक्रण की दिशा आदि को व्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्याओं के प्रकार की अगर हम बात करें तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन 4 विशिष्ट क्वांटम संख्याओं द्वारा पहचाना जाता है जो निम्नलिखित है। एक मुख्य क्वांटम संख्या जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बोलते हैं, द्विविंशीय क्वांटम संख्या जिसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, और चक्रण क्वांटम संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत आसान डेफिनेशन है क्वांटम संख्या की कि वे संख्याएं
जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी देती हो, पूरी पूरी जानकारी देती हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या। अब हम इन चारों का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं बेटा। बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या ध्यान से समझना बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? कक्षक का आकार। कक्षक का आकार, आकार को मैं त्रिज्या भी कह सकता हूं। तो कक्षक की त्रिज्या मतलब मेरे पास ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अराउंड तो अलग अलग त्रिज्या की कक्षाएं होती है। ये पहली कक्षा है बेटा, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन यहां कर रहा है गति, या फिर यहां कर रहा है, या फिर यहां कर रहा है, या फिर यहां कर रहा है। कहां कर रहा है गति? मान लीजिए यहां कर रहा है तो इस त्रिज्या पे गति कर रहा होगा ना, इसका आकार इतना होगा। अगर यहां कर रहा है तो इस त्रिज्या पे गति कर रहा होगा, इसका आकार इतना होगा। अगर यहां कर रहा है तो इस त्रिज्या पे गति कर रहा होगा, इसका आकार इतना होगा। यहां कर रहा है तो इस त्रिज्या पे गति कर रहा होगा, इसका आकार इतना होगा। तो इस बारे में पूरी पूरी जानकारी देगी। तो ऐसी संख्या जो कक्षक के आकार को बताती हो उसको बोलते हैं हम मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा एन से। एन एक धनात्मक पूर्णांक नंबर होता है। धनात्मक होगा और पूर्णांक होगा, मतलब पूरा पूरा नंबर होगा। 1 2 3 4 एन सो ऑन, पूरा पूरा नंबर होगा बेटा। तो एन का मान क्या हो सकता है? 1 2 3 4 हो सकता है। अब ऊर्जा के बारे में भी ये इन्फॉर्म करता है भाई। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बताता है। कैसे? बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा था हमने कि जो एन कक्षा की ऊर्जा होती है वो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर मैं बात करूं फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के लिए होते नहीं होते। अब हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का भी तो पता चलता है इससे। एन का मान रखो तो ऊर्जा निकल कर आ जाएगी। एन का मान 1 रखोगे तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? -13.6। एन का मान 2 रखोगे, एन का मान 2, ये नंबर ही तो है बेटा। एन का मान ये 1, ये एन का मान 2, ये एन का मान 3, ये एन का मान 4, ये नंबर ही तो आ रहा है, पूरा पूरा नंबर ही तो है। एन का मान 2 रखोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, जब आप एन का मान 2 रखोगे यहाँ पर तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी बेटा? -3.4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जो मुख्य क्वांटम संख्या होगी वो ऊर्जा के बारे में भी बताएगी, कक्षक का आकार भी बताएगी, मतलब त्रिज्या बताएगी, साथ में मुझे कोश के बारे में भी बताएगी भाई, कक्षा के बारे में। कोश मतलब कक्षा के बारे में कि पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है, इन सब के बारे में बताती है। उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। चेक करते हैं बेटा। मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन एक धनात्मक पूर्णांक होती है। धनात्मक होती है और पूर्णांक होती है। इसका मान 1 2 3 4 डैश आदि हो सकता है। मुख्य क्वांटम संख्या से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कक्षक के आकार, आकार कह दो या कक्षक की त्रिज्या कह दो, और काफी हद तक उसकी ऊर्जा के बारे में पता चलता है। और हमें क्या पता चलता है बेटा? ऊर्जा के बारे में। अच्छा, मुख्य क्वांटम संख्या से कोश का भी पता चलता है। कोश कौन सी कक्षा है भाई? कोश कौन सा? पहला K11 जिसे हम बोल रहे थे कोश। n बराबर 1 को हमने कहा था K बेटा, L बराबर 2 को हमने कहा L, n बराबर 3 को M, n बराबर 4 को N। इस तरह से कोश का भी पता चलता है। अच्छा ध्यान सुनो, n का मान बढ़ाने के साथ साथ, n का मान जब बढ़ेगा, n का मान बढ़ता जा रहा है ना, तो अनुमत कक्षकों की संख्या भी बढ़ती है। कक्षक नहीं, कक्षकों की संख्या भी बढ़ती है। इसे हम n स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। इसे किसके द्वारा दिया जाता है बेटा? n स्क्वायर द्वारा। मैं सारी चीजें रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो एक फॉर्मूला आपको मिल गया, कि कक्षकों की संख्या, अगर n दिया है तो कक्षकों की संख्या बता सकते हो n स्क्वायर के फॉर्मूले से। क्या बेटा?
जब n दिया हो, अगर उन्होंने n का मान दे दिया, n का मान दे दिया, उसने कहा भाई तीसरी कक्षा है, n बराबर 3 है, तो बताओ तीसरी कक्षा में कक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो आप बता सकते हो 3 का स्क्वायर 9। अगर दूसरी कक्षा है तो कह सकता है कि दूसरी कक्षा में कक्षकों की संख्या बताओ, तो फिर n का मान 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 4, n स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि कक्षकों की संख्या बता सकते हो आप अगर उसने n का मान दे रखा। बात समझ में आ गई? चले आगे बेटा, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा द्विविंशि क्वांटम संख्या। द्विविंशि क्वांटम संख्या क्या होती है? जो हमें उपकोष और कक्षक की आकृति के बारे में बताती है। उपकोष के बारे में बताए और साथ में हमें कक्षक की आकृति के बारे में बताए, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? द्विविंशि क्वांटम संख्या। चेक कर सकते हो बेटा, द्विविंशि क्वांटम संख्या को स्मॉल l को कक्षक क्वांटम संख्या, इसे कक्षक क्वांटम संख्या भी बोलते हैं या फिर कक्षक कोणीय संवेग भी कहते हैं, राइट। यह क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति तथा उपकोष के बारे में जानकारी देती है। अब ध्यान से समझना बेटा, ये क्योंकि खास बात है। n के लिए अगर मुझे n का मान पता है तो n के दिए गए मान के लिए जो l के मान होंगे वो 0 से n-1 तक होंगे, यानी कि जो l का मान होगा वो किसके मान पे डिपेंड करेगा बेटा? n के मान पर। यानी कि मैं जो l का मान निकाल पाऊंगा वो किसके मान से निकाल पाऊंगा बेटा? n के मान से। n का मान पता होना चाहिए, और अगर n का मान पता होगा तो फिर l के मान क्या होंगे? 0 सहित 0 लेना है, 0 से कहां तक? n-1 तक होते हैं। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखो बेटा, किसी मुख्य कोश में, ये भी ध्यान से देखना, कोश मतलब कक्षा, किसी मुख्य कोश में उपकोषों की संख्या n के बराबर होती है। कितने उपकोष होंगे? जितना n का नंबर होगा। अगर n 2 है तो 2 उपकोष होंगे। उपकोष, कक्षक नहीं, उपकोष। ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो आपको जहन में रखने। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, और एनसीईआरटी की लाइनें ही एज इट इज उठ के आती है कॉम्पिटिशन में, इसलिए आपको हर एक बात छोटी छोटी लाइनें भी आपको नोट करनी। मैं क्या कह रहा हूं? कोश बराबर किसके होगा? उपकोषों के। अगर n 2 है तो दूसरी कक्षा में 2 ही उपकोष होंगे, एक s और एक p। अगर n का मान 3 है तो तीसरी कक्षा में 3 ही उपकोष होंगे, s p d। अगर 4 है तो 4 ही उपकोष होंगे, s p d f। तुम समझदार हो काफी। अच्छा, तो ध्यान से देखो बेटा, अब एक टेबल है, इसको समझते हैं। ध्यान से देखो, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे डिनोट करते हैं n से, द्विविंशि क्वांटम संख्या जिसे डिनोट करते हैं l से, और l का बराबर होगा बेटा, अगर l बराबर होगा 0 n-1 तक। l का मान कितना होगा बेटा? 0 n-1 तक। उपकोष है, सब शेल है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? कुल कक्षकों की संख्या। अगर n का मान पता है तो कुल कक्षकों की संख्या क्या होगी? n स्क्वायर होगी। चलिए देखते हैं बेटा, अगर n का मान 1 है, अगर n का मान 1 है, ध्यान से देखो बेटा, n का मान 1 तो l का मान कितना होगा? यहाँ 1 रखो बेटा, 1 में से 1 गया, कितना मिलेगा? 0। तो 0,0, यानी कि फाइनली मेरे पास l बराबर कितना आ जाएगा? 0। और अगर l बराबर 0 हुआ तो बेटा उपकोष कौन सा होगा? s उपकोष, उसके अंदर s होगा बेटा। कुल मान कितने होंगे? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कक्षक कुल संख्या कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अगर n बराबर 2 हुआ तो मैं यहाँ 2 रखूंगा, यहाँ 2 रखोगे बेटा, n-1 है ना, तो n की जगह 2 रखो, तो 2-1 कितना मिलेगा बेटा? 1। 0 तो रहना ही है, तो 0 यहाँ कितना मिला मुझे? 1। तो एक तो 0 होगा और एक 1 होगा, एक तो 0 और एक 1। 0 के लिए कौन सा उपकोष होता है? s, और l का मान जब 1 होता है उसके लिए कौन सा होता है? p। तो देखो n बराबर 2 है तो उपकोष भी 2 ही है, एक s और एक p। बराबर है या नहीं है? कक्षकों की संख्या कितनी होगी बेटा? 2 का स्क्वायर 4 होगी, 2 का स्क्वायर 4 होगी बेटा। बात समझ में आ रही है? अगर n बराबर 3 है, अगर n बराबर 3 तो l का मान कितना होगा? l निकाल सकता हूं 0, n-1, l कितना है? 3 रखो भाई, 3, 0, 3 में से 1 गया 2, तो 0 और 2 के बीच में 1 भी तो होता है बेटा। 0 और 2 के बीच में क्या होता है? 1 भी तो होता है।
तो अब L का मान कितना आएगा 0 1 2, 0 1 2, 0 के लिए S, 1 के लिए P और 2 के लिए क्या कौन सा उपकोष होता है, D उपकोष होता है। 0 के लिए 1, सॉरी 0 के लिए S, 1 के लिए P और 2 के लिए कौन सा होगा, D। कुल अगर मैं बात करूं बेटा, अगर बात की जाए कुल कक्षकों की संख्या तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो कुल कक्षकों की संख्या कितनी आएगी, 9। अगर n बराबर 4 हुआ बेटा, n बराबर 4 हुआ, अगर n का मान 4 हुआ तो मैं क्या कह सकता हूं, ध्यान से सुनो, n बराबर 4, 4 रखोगे यहां पर, सॉरी 0 n माइनस 1, 4 रखोगे बेटा यहाँ, तो 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, तो 0 और 3 के बीच 0, 1 भी आएगा 2 भी आएगा, और 0 और 3 के बीच 1 और 2 भी तो आएंगे ना। 1 के लिए S, सॉरी 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए क्या होगा, F होगा। याद रखना, अगर L का मान 3 है तो कौन सा उपकोष है, F उपकोष। अगर L का मान 2 है तो कौन सा उपकोष, D उपकोष। अगर L का मान 1 है तो कौन सा उपकोष, P उपकोष। अगर L का मान 0 है तो कौन सा उपकोष, S उपकोष। इसके जस्ट उल्टा भी सोचो, अगर S है तो L का मान क्या होगा, बताओ 0। अगर P है तो L का मान कितना होगा, 1। अगर D है तो L का मान कितना होगा, 2। और अगर F है तो L का मान कितना होगा, 3। जस्ट अपोजिट भी सोचना है बेटा, क्योंकि दोनों ही काम में आने वाले हैं, दोनों ही काम में आने वाले हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे बताओ भाई कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो कुल कक्षकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी आपको बेटा। चले आगे, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या नॉर्मली अगर आप देखो तो हमें बताती है बेटा कक्षक का अभिविन्यास। कक्षक का अभिविन्यास क्या बताती है बेटा, कक्षक का अभिविन्यास, कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के कक्षक का अभिविन्यास बताएगी। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होगा, कौन से वाले कक्षक में उपस्थित होगा। अभी तक हमें उपकोष का पता चला, जस्ट फील करो बेटा इस बात को, फील करो इस बात को। हमें अभी पता चला, मान लीजिए मेरे पास पी उपकोष में उपस्थित है। पी में तो भाई, पी में तो 3 उपकोष होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। पी में कितने कक्षक हैं, 3। अब इन तीनों में से कौन से वाले में है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या में इसी बात की इंफॉर्मेशन देगी कि इन तीनों में से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से वाले हैं। हाँ, कक्षक के अभिविन्यास को बताएगी। किसको बताएगी बेटा, कक्षक का अभिविन्यास। इसे डिनोट करेंगे ml से, इसे डिनोट करेंगे ml से, और इसका मान डिपेंड करेगा L के मान पर। किसके मान पर, L के मान पर। L का मान होगा -L, शून्य से प्लस L तक। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होगा वो -L 0 प्लस L तक होगा, यानी कि -L से कहां तक होगा बेटा, प्लस L तक होगा। और शून्य भी लेना है, 0 भी लेना है, इसलिए मैंने दिखा रखा है -L से प्लस L तक, और डैश डैश 0 फिर डैश डैश प्लस L। चलिए देखते हैं बेटा इसके बारे में। देखो अब जल्दी से, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। इस क्वांटम संख्या को ml से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या उपकोष में उपस्थित, किसमें, उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या, नंबर, ये जो मैंने बताया ना P के अंदर 3 कक्षक होते हैं, हाँ, कक्षकों के नंबर यानी कि कक्षकों की संख्या को व्यक्त करती है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, यानी कि उपकोष के अंदर कितने कक्षक उपस्थित है। जैसे S के अंदर 1 कक्षक, P के अंदर 3 कक्षक, D के अंदर 5 कक्षक, F के अंदर 7 कक्षक, तो इनको बताती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। अच्छा आगे देखते हैं बेटा, L के किसी मान के लिए, अगर मुझे L का मान पता हो तो उसके लिए ml के कुल मान कितने होंगे, शून्य सहित -L से प्लस L तक हो सकते हैं, -L से प्लस L तक हो सकते हैं। अर्थात ml के कुल मान जो टोटल वैल्यू होगी वो 12 + 1 के बराबर होते हैं, 12 + 1 के बराबर होते हैं, जो कक्षकों की संख्या बताते हैं। यही है जो कक्षकों की संख्या बताते हैं। मान लीजिए मेरे पास L की वैल्यू 0 है, 0 रखो यहाँ पर,
जीरो की गुना जब 2 में करोगे तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा भाई। तो यहाँ पर कक्षों की संख्या कितनी आ गई 1। अगर एल का मान 1 रखूंगा बेटा 1 रखूंगा यहाँ पर, तो 1 की गुना 2 में करोगे 2 ही कम 2 प्लस करोगे 1, तो 2 ही कम 2 और 1 3, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा ml 3 आ जाएगा, यानी कि कक्षकों की संख्या 3 आ जाएगी बेटा। तो जो कक्षकों की संख्या है, कुल कक्षकों की संख्या, वो किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 2l + 1 से। आप समझ जा रहे हो काफी, तो आपको बातें समझ में आ गई होगी कि कुल कक्षकों की संख्या किससे फाइंड आउट की जाती है 2l + 1 से फाइंड आउट की जाती है। और जो ml के मान होंगे वो कौन से होंगे, शून्य सहित -l से +l तक। तो चलिए देख लेते हैं बेटा ये टेबल। l के मान की बात हो रही है यहाँ पर, l का मान अगर 0 है, यहां पर बात होगी उपकोष की, तो s उपकोष होगा, आप जानते हो। यहां पर बात होगी ml के मान की -l से +l तक होंगे और शून्य सहित होंगे, तो -l 0 + l। अब ध्यान से देखो, अगर l का मान 0 है तो मैं यहां भी 0 रखूंगा, यहां तो 0 है, यहां भी 0 रखा जाएगा, तो फाइनली वैल्यू क्या आ रही है बेटा 0 ही आ रही है। तो इसका मतलब m का मान भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ml का मान 0 हो जाएगा। 0 का मतलब 0 वैल्यू नहीं है कि इसमें एक भी कक्षक नहीं होगा, वैल्यू 0 उस कक्षक की, एक कक्षक होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, 0 वाला। अच्छा, यहां पर बात करेंगे ml के कुल मान को किस फॉर्मूले से निकालेंगे 2l + 1 से, 2l + 1 से। किससे निकालेंगे बेटा 2l + 1 से। l वैल्यू कितनी है 0, 0 की गुना 2 में करोगे 0, प्लस करोगे 1 तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। l बराबर अगर 1 हुआ तो p उपकोष होगा, 1 रखो भाई यहाँ पर, -l की जगह 1 रखोगे तो -1, फिर 0, फिर +1, फिर क्या आएगा +1। तो 3 मान हो गए ना बेटा ml के, -1 0 +1, -1 0 +1। अब 12 + 1 1 रखो बेटा, जब 1 रखोगे 2 गुना 1, समय नीचे सॉल्व कर लेते हैं ना, 2 गुना 1 + 1 कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, 2 ही कम 2 + 1 3 आ गया। और वो 3 वैल्यू कौन कौन सी है, -1 है, 0 है, +1। ध्यान से देखो बेटा, अगर l का मान 2 है तो कौन सा उपकोष होगा d उपकोष होगा। अगर l बराबर 2 है तो कौन सा d उपकोष। और अगर d उपकोष है तो समझो बात को बेटा, ml की वैल्यू कितनी होगी d उपकोष के लिए, l की वैल्यू 2 है तो मैं यहाँ 2 रखूंगा, ध्यान से समझते रहो बेटा, -2। अब -2 और 0 के बीच में -1 भी तो होगा भाई, मुझे -2 से सीधा 0 पे नहीं जाना, 0 और -2 डैश इसलिए तो लगा रखा है, -l से 0 के बीच जो वैल्यू है सब लिखनी है, तो -2 और 0 के बीच में -1 भी तो होगा, फिर 0, ऐसे बेटा 0 और +l के बीच में भी +1 होगा और फिर +2, ये वैल्यू होगी डी उपकोष के लिए। तो ml बराबर होगा -2 -1 0 +1 +2। कुल वैल्यू कितनी होगी, अगर कुल वैल्यू निकाले हम बेटा 2 गुना 2, l की वैल्यू 2 + 1, तो टोटल कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 और 1 5, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी, राइट। अच्छा, अगर l का मान 3 है बेटा, l बराबर 3 है तो फिर f उपकोष होगा, अभी बताया था मैंने f उपकोष होगा। अब अगर l का मान 3 है तो चेक करो बेटा, चेक करो, मैं यहाँ 3 रखूंगा तो -3 और 0 के बीच -2 भी होगा, -1 भी होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 और +3 के बीच +1 भी होगा, +2 भी होगा, +3, यानी कि -3 से कहां जाना है मुझे +3 तक जाना है। तो -3 -2 -1 0 +2 +3, क्लियर है बात। ये वैल्यू लिख रखी है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, राइट। अच्छा, कुल कितने मान होंगे, n बराबर अब 3 है तो 2 गुना 3 3 दूनी 6 +1 7, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये कक्षकों का ओरिएंटेशन है कि इलेक्ट्रॉन कौन से वाले अभिविन्यास में है, 0 वाले में है, +1 वाले में, +2 वाले में, +3 वाले में, कौन से वाले में है। तो ये बात कौन बताएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताएगी, क्लियर है बात। चले आगे बेटा, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या को कहीं कहीं तो डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं तो बेटा डिनोट किया जाता है किससे, ms से, ms से, और हम डिनोट करेंगे इसे किससे, s। तो चक्रण क्वांटम संख्या को हम डिनोट करने वाले s से, कहीं कहीं ms से भी डिनोट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताता है
कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घड़ी की दिशा में रोटेट कर रहा है या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेट कर रहा है। अब जो एक कक्षक है उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विपरीत स्पिन से। एक कक्षक है उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विपरीत स्पिन से, एक की डायरेक्शन ऊपर को, एक की डायरेक्शन नीचे को। तब जो मान लीजिए मेरे पास ये एक वृत्ताकार पथ है और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति कर रहा है, इस तरीके से, तो घड़ी के अपोजिट हो गया। घड़ी के अपोजिट मान लीजिए मेरे पास ये है और इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, तो ये कहां हो गया बेटा, घड़ी की दिशा में हो गया। घड़ी ऐसे तो चलती है, तो हम कह सकते हैं अगर घड़ी की दिशा में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मान प्लस हाफ हो जाएगा। एक्चुअल में तो आप इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ रख सकते हो, इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ रख सकते हो, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन है कि हम मान लेते हैं कि भाई अगर घड़ी की दिशा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसके लिए प्लस हाफ, और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसके लिए माइनस हाफ वैल्यू होगी। तो एस के दो ही मान हो सकते हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। अब मैं कह रहा हूं मान लीजिए वाला इलेक्ट्रॉन मैं मान लेता हूं कि क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में है, समझ पा रहे हो, तो मैं कह दूंगा अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो इसके लिए वैल्यू कितनी होगी, प्लस हाफ होगी। और दूसरे इलेक्ट्रॉन को मैं बोल सकता हूं एंटी क्लॉकवाइज, कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं कह सकता हूं इसके लिए जो एस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस हाफ होगी, माइनस हाफ। चेक कर सकते हो बेटा। इस क्वांटम संख्या को एस से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण के अभिविन्यास को बताती है। ओरिएंटेशन ही तो प्लस हाफ और माइनस हाफ, अभिविन्यास ही तो है बेटा। यह इलेक्ट्रॉन के स्वयं के चक्रण, खुद के चक्रण, जिसे हम घूर्णन बोल सकते हैं, का वर्णन करती है। बहुत अच्छी बात है। किसी भी कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कोई भी कक्षक हो उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो आ सकते हैं, और उनका जो स्पिन होगा, स्पिन मतलब चक्रण, वो क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। अगर एक ऊपर को है तो दूसरा नीचे को। इसके दो संभावित मान होते हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। मैंने दिखा दिया। अगर क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में है तो प्लस हाफ, घड़ी की विपरीत दिशा में है तो माइनस हाफ आप रखोगे। इसे घड़ी की दिशा मान लोगे, इसे घड़ी की विपरीत दिशा में मान लोगे। क्लियर है बात, चले आगे बेटा। बहुत अच्छा, तो ये रहा आपके सामने नीट 2024 का क्वेश्चन। नीट 2024 में क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन को समझते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। हमें क्या करना है, मिलान करना है। सूची फर्स्ट में क्या दिया उन्होंने, क्वांटम संख्या दी है, और सूची सेकंड में उपलब्ध जानकारी दी है। क्या कहते हैं भाई, ये ml दे दिया मुझे, ml ये हमारे पास ms दे दिया, जिसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे हम द्विवंशी क्वांटम संख्या और इसे हम मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। साथ में उसने कहा कक्षक की आकृति, कक्षक का आकार, कक्षक का अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन के चक्रण का अभिविन्यास। तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण का अभिविन्यास की अगर पहले की बात कर लेते हैं, ml जिसे मैं चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलता हूं, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या में क्या बताती है, कक्षक का अभिविन्यास बताती है। तो कक्षक का अभिविन्यास का है, थर्ड है, तो मैं कह सकता हूं ए का थर्ड होगा बेटा, ए का थर्ड। भाई जो चुंबकीय क्वांटम संख्या हो तो कक्षक का अभिविन्यास ही बताती है ना, तो ए का थर्ड होगा। सेकंड देखो बेटा, एमएस, एमएस क्या है, एमएस है बेटा चक्रण क्वांटम संख्या, और चक्रण क्वांटम संख्या में क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण का अभिविन्यास बताती है। इसका मतलब बी का क्या होने वाला है, बी का फोर्थ होने वाला है बेटा। अच्छा, एल द्विविंशी क्वांटम संख्या क्या बताती है, कक्षक की आकृति बताती है। कक्षक की आकृति कौन बताती है, द्विविंशी क्वांटम संख्या। मतलब सी का क्या होने वाला है, फर्स्ट होने वाला है, सी का फर्स्ट। लास्ट कौन है क्या, मुख्य क्वांटम संख्या, जो क्या बताती है, कक्षक का आकार। तो मैं कह सकता हूं डी का क्या होने वाला है बेटा, सेकंड होने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो इसका ऑप्शन, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड। नहीं ये तो नहीं होगा, ए का सेकंड ये भी नहीं होगा भाई, ए का थर्ड नीचे वाला होगा, ये भी नहीं होगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। कर सकते हो, नीट 2024 का क्वेश्चन। चले आगे बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कहता है बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी। कक्षकों की संख्या मत पूछ रहा भाई, तो आंसर में दिया है n बराबर 3, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, सही तो था,
हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं? कक्षकों की संख्या, कक्षकों की कुल संख्या, कुल संख्या अगर n की वैल्यू दी है तो वो n स्क्वायर होती है। कक्षकों की कुल संख्या अगर n की वैल्यू दी है वो n स्क्वायर होती है। तो बताओ n का मान कितना दे रखा है? 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो मैं कह सकता हूँ कक्षों कुल संख्या कितनी होगी? 9 होगी। बहुत आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स है। चले आगे। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वो कह रहा है एसपीडीएफ संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले कक्षक के बारे में बताइए। उसने कहा n बराबर 2 तो l बराबर 1। सिंपल सी बात है भाई, a का आंसर क्या होगा? अगर n बराबर 2 है और l बराबर 1 है तो 1 किसके लिए आता है? p के लिए। तो ये 2p कक्षक होगा। कौन सा होगा ये? 2p होगा या नहीं होगा? एसपीडीएफ के टर्म्स में बताना है ना। बी का आंसर की अगर मैं बात करूं तो n बराबर 4 हो गया और l बराबर 0। 0 किसके लिए होता है? s के लिए होता है। तो ये 4s होगा। क्या होगा ये? 4s होगा। सी की अगर मैं बात करूं बेटा, n बराबर 5 है और l बराबर कितना है? 3। तो 3 किसके लिए होता है? d के लिए होता है या f के लिए? f के लिए। तो ये 5f होगा बेटा, 5f होगा। और अगर d की बात करूं बेटा तो n बराबर 3 और l बराबर 2। 2 किसके लिए होता है? d के लिए होता है। तो ये क्या होगा? 2d होगा। यानी कि हमारे पास ये जो उपकोष आते हैं वो nl से ही तो आते हैं बेटा। nl, n नंबर है, कक्षा है, कौन सी कक्षा है? और l क्या है? उपकोष है। बेटा उपकोष है। इस बेसिस पे ये मान n का होता है और ये l का होता है। l उपकोष है, n हमारे पास क्या है? कह सकते हो मुख्य क्वांटम संख्या या फिर कक्षा बोल सकते हो। सिंपल कक्षा है। कक्षा को या फिर कोश को बात एक ही है। ठीक है बेटा, कक्षा या फिर कोश नॉर्मल। ठीक है, आगे चले। वैसे तो पता है ना द्विघांशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, वो तो पता है बेटा। चलते हैं आगे। इस तरह के क्वेश्चन भी कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। वो कह रहा है निम्न में से क्वांटम संख्या का कौन सा सेट अनुमत नहीं है? अनुमत मतलब सही नहीं है। अच्छा, और क्यों? ये भी बताना है क्यों नहीं है भाई सही। एक उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम क्वांटम संख्या पढ़ते हैं तो अगर n का मान बेटा 2 है तो फिर l का मान 2 से कम आएगा। l का मान क्या आएगा? 2 से कम, 2 से कम होगा। l का मान हमेशा क्या होने वाला है? 2 से कम होने वाला है, क्योंकि l का मान जो है ना वो n के मान पे डिपेंड करेगा। बताया था ना, n के मान पे। कैसे? 0 से n-1 तक होंगे l के मान। तो जो l का मान होगा वो n पे डिपेंड करेगा। कितना आएगा l का मान? 2 से कम आएगा। मतलब n का जितना मान होगा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमेशा l का मान उससे कम आएगा। हमेशा l का मान उससे कम आएगा। ना तो बराबर आ सकता, ना ज्यादा आ सकता। बात समझ में आ गई? पहली बात। दूसरी बात बेटा, चूंकि l का मान डिपेंड करता है m के मान पे, तो m का मान ध्यान सुनना, दो m का मान l के बराबर तो हो सकता है, बराबर हो सकता है, हो सकता है, पर ज्यादा नहीं हो सकता, पर अधिक नहीं हो सकता, पर l से अधिक नहीं हो सकता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दो बात, ये दो बात अगर आपको पता है तो आप सेट आराम से पहचान लो कि वो सही है या फिर गलत। जैसे ध्यान से देखो बेटा, n बराबर 2 है, फर्स्ट के आंसर की बात करेंगे हम। n बराबर 2 है तो n का मान 2 से कम है ना? पॉसिबल है, 2 से ही तो कम है बेटा, पॉसिबल है। लेकिन m बराबर कितना है? 2। क्या m का मान 2 हो सकता है? क्या m का मान l से ज्यादा हो सकता है? तो देखो बेटा, m का जो बराबर है ना वो l के बराबर तो हो सकता है, m का जो मान है वो l के बराबर तो हो सकता है, पर l से अधिक नहीं हो सकता। बताओ l से अधिक है नहीं है? इसका मतलब पहला क्या है? अनुमत नहीं है, अनुमत नहीं है। पहला आंसर क्या होगा बेटा? अनुमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि क्यों नहीं है भाई? क्योंकि m का मान l से अधिक नहीं हो सकता, l से अधिक
नहीं हो सकता। आ गई बात समझो बेटा, ये दो बात आपको पता है तो सेट पहचान दोगे। दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या कहता है, n बराबर 2 l बराबर 0, कम है ना भाई n से 2 l का मान, बिल्कुल। m बराबर 0, अगर l बराबर 0 तो m बराबर 0 हो सकता है, m का मान l के मान के बराबर आ सकता है, पॉसिबल है। s का मान 0, भाई s का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, s का मान या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। तो हम कहेंगे दूसरा भी भाई क्या है, अनुमत नहीं है, सही नहीं है, अनुमत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि s का मान शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। आ रही है बात समझो बेटा, नहीं हो सकता है, s का मान शून्य नहीं हो सकता भाई। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरी बेटा, तो n बराबर 2, n बराबर 2 l बराबर 1, पॉसिबल है, 2 से कम है। m बराबर -1, भाई बिल्कुल कम भी आ सकता है, बराबर भी आ सकता है, लेकिन m का मान l से अधिक नहीं आ सकता, तो ये भी पॉसिबल है। s बराबर -हाफ, पॉसिबल है, या तो -हाफ होगा या प्लस हाफ होगा, मतलब ये सही है। तो ये क्या है बेटा, अनुमत है, ये सही है, अनुमत है। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं बेटा? हाँ, n बराबर 2 है तो l 1 है, 2 से कम ही है ना, पॉसिबल है। m 1 है, बराबर या कम है, आ सकता है। s का मान -हाफ है, ये तो पॉसिबल है ही। चौथा देखो बेटा, चौथा n बराबर 2 l बराबर 2, भाई n बराबर 2 है तो l का मान 2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 2 के बराबर नहीं हो सकता। मैं यानी कि ये बात अगर यहां पर लिख दूं तो मैं ये लिख सकता हूं, यहां पर l का जो मान है ना वो n के मान से कम होगा, ना तो बराबर हो सकता और ना ही ज्यादा आ सकता। यहाँ तो बराबर दिखा दिया, इसका मतलब ये अनुमत नहीं है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, तो मैं यहां लिख दूंगा अनुमत नहीं है, अनुमत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि l का मान n के मान के बराबर नहीं हो सकता है, मान के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, n के मान के बराबर नहीं हो सकता है, क्लियर है? आगे चले, समझ में आ रही है बात? बहुत। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सोडियम है, उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने, और चार क्वांटम संख्या कौन सी होती है, n होता है बेटा, और l होता है, और m होता है, और s होता है। इन चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने, l का मान बताना है, m का मान बताना है, n का मान बताना है, और s का मान बताना है, पहली बात। दूसरी बात, हमें क्वांटम संख्याओं के मान बताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए, वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जहां तक मुझे यूज करना है, ये नोट कर लेना बेटा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यहां तक यूज करूंगा। आपको पता ही है s के अंदर एक कक्षक होता है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर बेटा 3 कक्षक होते हैं जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, d के अंदर बेटा हमारे पास 5 कक्षक होते हैं जिसमें 10 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और f के अंदर बेटा 7 कक्षक होते हैं जिसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये बात आपको पता हो। चलिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक कितना दिया है बेटा, 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे इसके अंदर। चेक करो s में कितना आ सकते हैं, 2, तो 2 तो मैं यहां डालूंगा, फिर 2 यहां डालूंगा क्योंकि 2 और आ सकते हैं, 2 और 2 4, बचे 7। p में कितना आ सकते हैं, 6, तो 6 इसमें डाल दूंगा, कितना हो गए 10, बचा 1 किस में जाएगा, 3s में, तो 3s 1 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा बेटा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 होगा बेटा, 2 2 4 6 10 और 1 11। मुझे कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन 11वां इलेक्ट्रॉन ही तो होगा,
अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, 11वां। तो ये यही तो है बेटा, उसको हमने अंडरलाइन कर लिया कि 11वां इलेक्ट्रॉन यही तो है। अब बस इसे उठा लो, ये जो नंबर है बेटा, ये जो नंबर है ये हमारा किसे बताता है, मैंने अभी बताया था आपको, मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। जैसे यहाँ 1, ये दूसरी कक्षा 2, ये भी दूसरी 2, ये तीसरी 3। तो ये नंबर क्या है, ये जो नंबर है, उपकोष की गुना में जो नंबर होता है, उपकोष की गुना में जो नंबर होता है वो क्या बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो मैं कह सकता हूं, बताओ n का मान कितना आया बेटा, n का मान है 3, n का मान कितना है 3 है या नहीं, जल्दी बताओ। अब इलेक्ट्रॉन कौन से वाले उपकोष में है, s में है ना, बोलो भाई किस में है, s में। तो बताओ s के लिए l का मान कितना होता है, बताइए आपको। भाई अगर मेरे पास उपकोष है और यहाँ l के मान की बात करो तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। अभी पढ़ाया नहीं पढ़ाया, जल्दी बताओ। तो s उपकोष में इलेक्ट्रॉन है तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, l की वैल्यू 0। अब मुझे बताओ, मुझे चुंबकीय क्वांटम संख्या बताना है। अगर l बराबर 0 है तो m का मान कितना होगा, तो m बराबर होगा बेटा 0। अगर l 0 है तो m बराबर 0 कैसे पता चला भाई, अब मैंने बताया था ना कि m का मान कितना होता है, -l 0 प्लस l। होता है नहीं होता है, अभी बताया आपको, बताओ बताया नहीं बताया, कि अगर हमारे पास बेटा m बताना है तो m का मान क्या होता है, -l 0 प्लस l। l की वैल्यू 0 है तो 0 रखूंगा 0, यहाँ भी 0 रखूंगा 0, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अच्छा s का मान कितना होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर को है या फिर इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे को है। तो मैं यहाँ पर अगर कक्षक बना लूं, कक्षक बना लूं तो एक इलेक्ट्रॉन है, कितना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो है। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ को हम दिखाएंगे, सबसे पहले ऊपर को। और अगर ऊपर को है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चूंकि ऊपर को है तो इसका मान क्या होगा, +½ होगा, +½ होगा। तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान बता सकते हो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर क्या आएगा, +½ आएगा, +½ आएगा। यहां पर आप और भी क्वेश्चन ले सकते हो। अगर मैं कहूं आपसे 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ, 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान, 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान, संख्याओं के मान, 8वां इलेक्ट्रॉन बताओ कहां है। तो मैं फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उठा लूंगा, सोडियम का 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, उठाना बेटा पूरा ही है। अब 8वां इलेक्ट्रॉन देखो कहां होगा, 2 2 4 6 10, तो 8वां कहीं यही कोई होगा, होगा या नहीं होगा, 2p6 में ही होगा। जल्दी से देखो। अब मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर 2, ये रहा नंबर। l बराबर कितना है, p उपकोष है भाई, तो l का मान p के लिए कितना होता है, 1, रख दिया। अब m का मान देखो, m का मान मैं यहां लिख देता हूं, m का मान, m का मान कितना होता है भाई, -l से +l तक। l कितना है 1, तो मैं 1 रखूंगा, -1 फिर 0 फिर +1, और इनके मैं क्या बना दूंगा, कक्षक बना दूंगा। ये -1 का कक्षक है, ये 0 का, ये +1 का। तो देख सकते हो p में कितने कक्षक आ गए, 3 आ गए, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6, भर दो 6 इलेक्ट्रॉन, भरो भाई, 1 2 3। हुंड कहता है, नियम पढ़ेंगे हुंड का भी हम, कि भाई पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन डालो, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर सकते हो, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना सकते हो। तो मैंने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डाला, अब मैं जोड़ा बना रहा हूं, ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन थे, भर दिए 6। मुझे कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, 8वें इलेक्ट्रॉन की। तो चेक करो, 2 2 4, 4 यहाँ है, 5वां ही तो पी में गया होगा, 4 तक तो यहाँ हो गए ना बेटा, 5वां इलेक्ट्रॉन पी में गया होगा। मैंने 5वां इलेक्ट्रॉन कौन सा डाला था, ध्यान से देखना बेटा, 5वां इलेक्ट्रॉन यही तो डाला था, 6ठा ये, 7वां ये डाला, 8वां वापस युग्मित करा, तो 8वां इलेक्ट्रॉन तो ये वाला है भाई, ये वाला। चेक करो 8वां है नहीं है, बताओ तो m बराबर कितनी वैल्यू आ रही है 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए,
m का मान आ रहा है बेटा, m का मान आ रहा है, m का मान आ रहा है -1। m का मान कितना आ रहा है? -1। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखो कहां को है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे को है नहीं है, चेक कर सकते हो नीचे को है, इसलिए मैं कह सकता हूं बेटा s का मान कितना होगा? -12। s का मान कितना होगा बेटा? -12। चेक कर सकते हो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां को है बेटा? नीचे को। अगर नीचे को होगी तो s का मान कितना होगा? -12 होगा। समझ में आ गई बात? चले आगे बेटा, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन है हमारे पास, Cl Z बराबर 17 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने। Cl 17 होता है बेटा परमाणु। कोई मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ेगा, तो फिर से मैं लिख लेता हूं दोबारा से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यहां तक याद कर लो। 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं बेटा, 2s में आ सकते हैं 2, फिर 2s में 2 2 4, फिर 6p में 4 और 6 10, 2s में आ सकते हैं 10 और 2 12, बचे कितने? 5। 17 ही तो है मेरे पास, तो 5 बचे p में जाएंगे तो मेरे पास क्या बनेगा? 3p5। तो अब ध्यान देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आने वाला है बेटा, 1s2 2s2 2p6 10 3s2 12 3p5 12 और 5 17। मुझे कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करनी है? अंतिम इलेक्ट्रॉन की। 17वां इलेक्ट्रॉन ही अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है भैया, इसका मतलब भाई मुझे यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। 17वां यही तो होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन यही तो होगा। तो बताओ n का नंबर कितना आया? 3। ये नंबर n मुख्य क्वांटम संख्या। बताओ l का मान कितना है? p के लिए कितना होता है? 1 होता है। अगर p है तो उपकोष, अगर p है तो l का मान 1। बहुत बढ़िया। m का मान कितना होगा? लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे एक बना लेते हैं। m का मान होता है -l से +l तक, तो -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा। इनके कक्षक बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। भर लो भाई 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। मुझे कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करनी है? अंतिम इलेक्ट्रॉन की। यहां तक 12 है ना, यहां तक ध्यान देखो, 2 2 4 10 2 12, तो 13वां इलेक्ट्रॉन यहाँ गया होगा। 13वां यही तो है बेटा इलेक्ट्रॉन, जल्दी से देखो, ये रहा 13वां इलेक्ट्रॉन, ये 14 ये 15 ये 16 और ये 17। मुझे कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करनी है? 17वां की। तो कहीं ना कहीं यही है ना 17वां इलेक्ट्रॉन। चेक करो 17वां इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां को है? नीचे को, तो इसलिए s का मान कितना होगा? -12। नीचे को है ना, तो s का मान कितना होगा? -12। क्लियर है बात बेटा? निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, घर पे बहुत सारी बुकें होती हैं, बहुत सारे आपके पास तरीके हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्कूल में सर ने कराए होंगे, तो वहां से प्रैक्टिस करो और ज्यादा अच्छे से, ठीक है? मैं तो चंदी करा सकता हूँ प्रैक्टिस में। ध्यान से देखो, वो मुझसे क्या कह रहा है? Cr ट्राई पॉजिटिव Z बराबर 24 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। चेक करो बेटा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की बात करनी है? उसने परमाणु क्रमांक दिया है 24 इलेक्ट्रॉन है, तो 24 इलेक्ट्रॉन का मुझे क्या बनाना है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। बनाते हैं बेटा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, बचे कितने? 4 24। लेकिन जो क्रोमियम है हमारा, क्रोमियम है बेटा, वो अपवाद है। क्रोमियम क्या है बेटा? हमारा अपवाद है। होना तो चाहिए था 3d4, लेकिन अपवाद है। ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, खींचने के बाद यहाँ पर 4s में एक बचेगा और 3d में 5 हो जाएगा। तो 4s1 3d5 पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और रीजन भी बताएंगे क्या रीजन था। लेकिन अभी मुझे बनाना है बेटा Cr ट्राई पॉजिटिव का। मुझे Cr का नहीं बनाना, मुझे बनाना है Cr ट्राई पॉजिटिव का। पॉजिटिव कब आता है बेटा? जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कितना पॉजिटिव है? 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलोगे भाई। किसी पे अगर एक पॉजिटिव आ रहा है मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 2 आ रहा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 3 आ रहा है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बेटा तो बाहरी कक्षा से निकलते हैं। बाहरी वाली कक्षा, आपको पता है बाहरी वाली कक्षा कौन सी होगी? ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। अगर मैं इनमें पूछूं कि बाहरी वाली कक्षा कौन सी है, तो आप साफ साफ आंसर दोगे कि सर चौथी कक्षा क्या होगी? बाहर वाली कक्षा होगी। ये तो अंदर वाली है पहली, तो चौथी कक्षा क्या होगी? बाहर वाली कक्षा।
तो आप इसमें नंबर अगर देखो तो ये चौथी कक्षा है और ये तीसरी कक्षा है, तो इनमें बाहरी कक्षा कौन सी होगी? चौथी कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? बाहरी कक्षा से। कहां से बेटा? बाहरी कक्षा से। अब मुझे बताओ जल्दी से, 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकलेगा, फिर बाहरी कक्षा कौन सी हो जाएगी? 3d। निकालने कितने हैं मुझे? 3। अभी तो एक ही निकाला, अभी 2 और बाकी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालूंगा बेटा मैं? 3d से। तो 2 और निकाल दो तो 3d3 बचेगा। 3d3। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और बचा हमारे पास 3d3, क्योंकि 4s तो निकल चुका, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए 4s, तो 3d के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो क्या बच गया? 3d3। मुझे कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करनी है बेटा? अंतिम इलेक्ट्रॉन की। तो बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां होगा? यही होगा ना अंतिम इलेक्ट्रॉन, होगा या नहीं होगा? तो बताओ n का मान कितना हुआ? 3। l का मान बताओ, d के लिए l का मान 2, m का मान भाई बना लेता हूं, m का मान माइनस एल से प्लस एल, तो माइनस एल, एल कितना है? 2, तो -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। समझा दिया मैंने ये बात आपको। ये -2 का कक्षक है, ये -1 का, ये 0 का है, ये +1 का और ये +2 का है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 3। भर दो, 1 2 3, अंतिम तो यही होगा ना, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। मुझे देखो यहाँ पर 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 और 3 21, तो 21वां इलेक्ट्रॉन ही तो अंतिम है। तो यहाँ देखो 21वां इलेक्ट्रॉन, ये 20, सॉरी 18, ये 19, ये 20 और ये 21, ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो अब मुझे बताओ m बराबर कितना है बेटा? 0। इलेक्ट्रॉन कहां को है? डायरेक्शन कहां को है? ऊपर को, इसलिए s का मान क्या होगा? +12। s का मान क्या होगा बेटा? +12 होगा, +12। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं बेटा कि आपको यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आई, फिर हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और अगर परफेक्ट समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताओ कि सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, ताकि हम और अच्छे से बेहतर आपको समझा सकें। एक और बात बेटा, कोई भी डाउट, कोई भी चीज, नोट्स या किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हमसे अगर बात करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और या फिर इंस्टाग्राम आईडी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा? चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Fe डाई पॉजिटिव Z बराबर 26 के प्रथम व अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। अब मुझे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने और अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए भी चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने। उससे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊंगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने बेटा? 26। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, Fe डाई पॉजिटिव का, Fe डाइपॉजिटिव, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 26। 26 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, तो बचे कितने होंगे? 24। लेकिन वो बाद में बात करेंगे, पहले 26 का बना लेते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और बचे 6, वो 26, यानी कि 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है बेटा? 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलते हैं? बाहरी कक्षा से, और बाहरी कक्षा कौन सी है? 4s। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, खत्म। तो बचेगा क्या बेटा? 3p6 3d6, 3p6 और 3d6। तो चेक करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करो बेटा, प्रथम इलेक्ट्रॉन कहां को गया? ये रहा प्रथम इलेक्ट्रॉन, यही तो होगा पहला इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन तो यही होगा ना। तो n बराबर 1, l बराबर 0, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन s उपकोष में, अगर l बराबर 0 तो m बराबर भी 0 होगा। पहला इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्शन कहां को होगी? ऊपर को। भाई बना सकते हो ना, इसमें एक ही तो कक्षक है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर को और एक नीचे को। मुझे कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की बात करनी है? पहले वाले की। तो इसलिए s का मान क्या होगा बेटा? +12। ये तो बात हो गई पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए बेटा? पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं अंतिम इलेक्ट्रॉन की, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए।
चेक करो बेटा अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? अगर मैं अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। होगा या नहीं होगा? तो n बराबर कितना होगा बेटा 3, l बराबर कौन से उपकोष में? d में, और d के लिए l का मान कितना होता है 2, m बराबर निकालते हैं भाई। m का मान क्या होता है? शून्य सहित माइनस l से प्लस l तक। l कितना है? -2, तो -2 -1 0 +1 +2। इनके कक्षक बना लो भाई। 5 वैल्यू है तो 5 ही कक्षक होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। कितने? 6। भर लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5। पहले हर एक कक्षक में मैं एक एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन का युग्मन करूंगा। तो अब मेरे पास 6 थे इसलिए छठा इलेक्ट्रॉन मैंने नीचे डाल दिया। अंतिम इलेक्ट्रॉन तो छठा ही होगा ना, लास्ट वाला तो यही है। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मेरे पास अगर देखो तो m बराबर कितनी वैल्यू आ रही है बेटा? -2। और चूंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे होगा इसलिए s की वैल्यू कितनी आएगी? -12। लास्ट इलेक्ट्रॉन यही होगा ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से वाले कक्षक में है बेटा? -2 वाले में। डायरेक्शन कहाँ को है? नीचे को, इसलिए बेटा s का मान कितना होगा? -12 होगा। क्लियर है बात? परफेक्ट समझ में आ रही है? तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और परफेक्ट आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अगर लेक्चर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट।